कहते हैं बेसिक कहाँ से आता है, बेसिक जो आता है वो आता है इधर से ही, ठीक है। Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. So चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, तैयार हो सब? तैयार हो? चलिए ये हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट बता देती हूँ। हम पूरी केमिस्ट्री को कवर करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरा जो चैनल है डॉक्टर डॉटर, उस पर डेली मेरी क्लास होगी 4 to 5 PM। मेरी क्लास को देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाएं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो भी मुझे कमेंट में बता दें। नेक्स्ट लेक्चर्स में उसमें डाउट को कवर कर लूँगी, ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बाकी आपको जो टेंशन रहती है ना पीरियोडिक टेबल में कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कहाँ से, कैसे हम पता पड़ेगा कि ये किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है, कौन से पीरियड में आता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटेलॉइड्स होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, कैसे बताएंगे किसका IP ज़्यादा है, किसका EA ज़्यादा है, किसकी रेडियस ज़्यादा है, किसकी रेडियस कम है, कैसे बताएंगे? डाउट होता है ना। मेरे लेक्चर्स को लास्ट तक देखना है। आपको सारे एलिमेंट्स फिंगर पर आप खुद ही बता देंगे। आप मेरे लेक्चर्स में खुद ही मैं आपसे क्वेश्चंस पुटअप करूँगी, आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, पहले हमें मान लो दे दिया सोडियम। अब इसको पूछ लिया ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड्स है, क्या है, कैसे बताएंगे? चलो सोडियम हमें पता होती है मेटल होती है। कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल मिडल वाला एलिमेंट दे दिया, उससे पूछ लिया चलो बताओ ये क्या है, मेटल है कि मेटेलॉइड्स, मतलब स्कैंडियम दे दिया और पूछ लिया बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है या फिर मेटेलॉइड्स है, कैसे बताओगे? कोई बात नहीं, नहीं आता है, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखो, आपको सब पता पड़ जाएगा कैसे निकालना है। कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। मेरे लेक्चर्स में आप मोर देन 100 क्वेश्चन खुद ही क्लास में कर रहे होगे, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स को, ये यहाँ लेक्चर्स हमारा जाएगा 10 लेक्चर्स में जाएगा ये चैप्टर हमारा। तो सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखना है और अगर लेक्चर्स पसंद आए तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल को 3 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ठीक है जी। आर्टिकल 1 में हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब पूरी पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया था ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया था। जो मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो पीरियोडिक टेबल का जो होता है, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो होती है वो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो होती है ये बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी। किस पर बेस्ड होती है? पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किस साइंटिस्ट ने दिया था? रैंग एंड वर्नर। किसने दिया था? रैंग एंड वर्नर। चलिए जी, ये तो हमारा हो गया। अभी हम फटाफट से एक ओवरव्यू लेते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल का। ध्यान से सुनते जाना है, सब नोटेड है, सब नोट्स में मिलेगा। साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है अपनी फेयर कॉपी में। एक अच्छी सी कॉपी लो, एक पेन लो, अच्छी तरह उसको नोट्स बनाने हैं। दुनिया के कितने भी नोट्स मिल जाएं, जो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं वो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स होते हैं, ठीक है जी। तो आपको बनाने हैं नोट्स, खुद बनाने हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको टेलीग्राम पर सेंड कर सकती हूँ, नोट्स को मैं कर भी दूँगी, बट आप कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से खुद बनाइए, ठीक है। चलिए जी, हमें चलो अब ये तो पता पड़ गया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड होती है। जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किस साइंटिस्ट ने दिया था? जल्दी जल्दी बताओ। रैंग एंड वर्नर ने। चलिए, पूरी पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया है।
पूरी पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया है और 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया है जिसको बोलते हैं हम पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके जी, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई कैसे की गई प्रोडक्ट टेबल को। देखिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं जी? एस ब्लॉक। एंड 3 to 12 ग्रुप को डिवाइड किया गया है डी ब्लॉक में। 3 to 12 कौन से ग्रुप होते हैं? डी ब्लॉक के। एंड 13 to 18 जो होता है 13 to 18 ग्रुप्स में आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स आते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। चलिए जी, अब आप बोलोगे दीदी आपने ये तो बता दिया कि एस ब्लॉक 1 to 2, 3 to 12 को डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है मैं बताती हूँ। एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6th and 7th पीरियड्स में रखा गया है। एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6th and 7th पीरियड्स में रखा गया है। 6 ग्रुप में जो थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स, या फिर इसको ही बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स। लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम। कहाँ तक होते हैं लैंथेनॉइड्स? जल्दी से बताओ। 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम। एंड 7 पीरियड्स में रखे गए हैं एक्टिनॉइड्स। थर्ड ग्रुप के 7 पीरियड में रखे गए हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं हम सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आते हैं? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। देखिए एक कॉन्सेप्ट नोट पॉइंट लिखिए लास्ट साइड में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। 82 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और एटॉमिक नंबर 92 के ऊपर सारे एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड एलिमेंट या फिर सिंथेटिक एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये नोट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने से पहले, याद करके जाना है मेरी क्लास में। देखो नोट पॉइंट ये है कि 82 एटॉमिक नंबर के बाद सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं एंड Z इज इक्वल टू 92 के ऊपर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, आ गया क्वेश्चन कि एस ब्लॉक को फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? 3 to 12 ग्रुप, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? 13 to 18 ग्रुप, एंड एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6th and 7th पीरियड्स में रखा गया है। 6 पीरियड्स में लैंथेनॉइड्स 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, एंड 7 पीरियड्स में रखे गए हैं एक्टिनॉइड्स 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। Z इज इक्वल टू 82 के ऊपर सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं एंड Z इज इक्वल टू 92 के ऊपर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मैन मेड एलिमेंट या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा क्लियर हो गया। एफ ब्लॉक का मैंने नाम बताया, क्या बोलते हैं उसको जल्दी से बताओ? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन आता है दीदी इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आगे हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए जी, ये एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि दीदी ये बताओ कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप ही क्यों रखे गए हैं, है ना? डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए हैं? पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों रखे गए हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि एस ब्लॉक में 3 ग्रुप रख सकते थे, है ना?
डी ब्लॉक में ऐसा भी तो हो सकता था कि 10 ग्रुप की बजाय 12 ग्रुप भी रख सकते थे। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप की बजाय 8 ग्रुप भी रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप आते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आते हैं एंड पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं। क्यों आते हैं? देखो, जो एस ब्लॉक होता है, जो एस ब्लॉक नहीं, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जो होती है, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट्स जानते हैं सभी लोग? नहीं जानते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर देखिए मेरा, मैं बताती हूँ। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में क्या फ़र्क होता है? ऑर्बिट वो पार्ट्स होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का केस। ऑर्बिट्स वो पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं, एंड ऑर्बिटल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की। ठीक है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल अब तो नहीं बोलेंगे कोई भी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, एस ब्लॉक में एस जो सब शेल होती है, ये एस पी डी एफ के होते हैं हमारे पास, सब शेल होते हैं। एस सब शेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है, डी सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, एंड पी सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर हो गया ना? ये फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। एस सब शेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है, डी सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप पाए जाते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में फिल करते हैं, देन पेयरिंग करते हैं। ऐसे मत करना कि पहले पेयरिंग कर दी, कभी नहीं। पहले 5 में एक एक, देन पेयरिंग, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं। अब आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ऑर्बिटल कितने होते हैं? पी सब शेल में 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप को ही क्यों रखा गया है, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप्स को ही क्यों रखा गया है, एंड पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप को ही क्यों रखा गया है? बिकॉज एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं। जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में जो पी सब शेल होती है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया केस? अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको। अभी तो हमें पता है कि टोटल 18 ग्रुप क्यों रखे गए, एस में 2, पी में 10, पी में 6 एंड डी में 10 ग्रुप रखे गए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर हम मान लो
कि हम एक ऑर्बिटल में अगर हम कंसीडर करें कि 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, होता नहीं है ऐसा, कंसीडर लेट मी कर रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होंगे। एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होंगे। देखिए जी, एस ब्लॉक में कौन सी सबशेल होगी, एस सबशेल। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमने कितने कंसीडर करें, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने ग्रुप हो जाएंगे, 3 ग्रुप। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में अगर हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल में अगर हम 3 कंसीडर कर रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप कितने हो गए, 15। पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 9। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 27 ग्रुप। चलिए, ये तो हमने हम कंसीडर कर लिया कि इतने ग्रुप्स क्यों रखे गए। सबका क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में यस लिखो जल्दी से, जल्दी फास्ट लिखो जल्दी से यस कि दीदी हमें क्लियर हो गया यहाँ तक, तभी मैं आगे बढ़ूँगी, वरना इसमें आगे नहीं बढ़ूँगी अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो। क्लियर हो गया ना? चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। पूरी ओवरव्यू दे रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। नोट्स आगे हैं, पूरे मैंने सिस्टमैटिक नोट्स बनवाए हैं। अभी हम पूरी पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें आखिर चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिए अब क्वेश्चन आता है कि मेटल कहाँ रखी गई है, नॉन मेटल्स कहाँ रखी गई हैं, मेटलाइट्स कहाँ रखे गए हैं। देखो याद रख लो, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं, कोई नॉन मेटल्स नहीं है, कोई मेटलाइट्स नहीं है। याद रखो जल्दी से, क्या बताया मैंने, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं, जबकि पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों एलिमेंट्स होते हैं, तीनों टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेटल और नॉन मेटल्स कहाँ होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल का बता दिया, मैं कोई किसी ब्लॉक की बात नहीं कर रही हूँ। ब्लॉक तो हम जब तक हम ब्लॉक पर आएंगे ना, सेपरेट ब्लॉक पढ़ेंगे, तब तक आप पूरी आपके ब्लॉक पूरे हो चुके होंगे। पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है जी, तो हमने क्या बताया कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटल्स मेटल्स आती हैं टोटली, एंड पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों आती हैं। ठीक है जी, अब आता है मेटेलिक नेचर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ग्रुप वाइज आते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है, और नॉन मेटेलिक नेचर कम होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, मेटेलिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल का बता रही हूँ, कोई भी ब्लॉक, किसी का भी क्वेश्चन है, जब हम ग्रुप से नीचे आएंगे तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, क्यों ग्रुप में मेटेलिक नेचर बढ़ता है एंड क्यों पीरियड्स में नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, आता है ना क्वेश्चन। चलिए ये भी देखते हैं। देखो एक जनरल कॉन्सेप्ट और समझ लो, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है एंड आईपी बढ़ता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट बताया है, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे शेल्स बढ़ती हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं। मेटल्स, एस ब्लॉक में जब भी हम एस ब्लॉक में मेटेलिक नेचर देखते हैं तो उसमें ऑलवेज हम मेटेलिक नेचर देते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से,
और नॉन मेटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है तो उसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है, याद है ना कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो अपोजिट चार्ज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इस वाले इलेक्ट्रॉन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका साइज बड़ा है, ये दूर है न्यूक्लियस से, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और अपने जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसा हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए जो बाहर वाला जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे कम होगा और वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है। जब हम पीरियड में जाते हैं, पीरियड में जाने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसका अट्रैक्शन कितना ज़्यादा हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाता है, इसलिए पीरियड्स में जाने पर नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज़ होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक नेचर इंक्रीज़ होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? मेटालिक और नॉन मेटालिक का, कौन मेटल्स होती हैं, कौन नॉन मेटल्स होती हैं, कौन मेटालॉइड्स होती हैं, सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो मुझे एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। जल्दी बताओ, कमेंट क्लियर है तो मुझे जल्दी से कमेंट करो फटाफट। जल्दी, तुरंत, फटाफट से। सबको क्लियर है? चलिए हम ग्रुप के नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है? कौन से ग्रुप कौन सा होता है। देखो, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है एल्कलाइन मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? एल्कलाइन मेटल्स। एंड सेकंड ग्रुप को बोलते हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, एंड सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 3 to 12 को डी ब्लॉक में रखा गया है, 13 to 18 को पी ब्लॉक में रखा गया है। 13th ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली, 14th ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन्स एंड 18th ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल्स। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए फर्स्ट ग्रुप का नाम एल्कलाइन मेटल्स रखा गया। सेकेंड डे को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं, नो डाउट इसके भी ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, इसलिए सेकेंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं बिकॉज इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। 13th ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन फैमिली। सफोकेटिंग एजेंट का काम करते हैं, इसमें जो एलिमेंट आते हैं ना वो सफोकेटिंग एजेंट का काम करते हैं। 16th ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस फैमिली। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मेशन। ठीक है जी। 17th ग्रुप को बोलते हैं हेलोजेंस। क्यों बोलते हैं इनको हेलोजेंस? बिकॉज ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हेलोजेंस, हेलो मतलब सॉल्ट एंड जेंस मतलब जनरेशन, मतलब सॉल्ट को जनरेट करते हैं। एंड 18th ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। अब इसको इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर्ट नेचर की होती है, किसी से कंबाइन नहीं होती। क्यों नहीं कंबाइन होती? बिकॉज इसके जो आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
इसमें जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट कैसे होते हैं, हमें पता है कि हमें एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डी ब्लॉक में हमें 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी कंप्लीट माना जाएगा। एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पूरे कंबाइन होते हैं, तो इसको ना गेन करने की ज़रूरत है। गेन क्यों करेगा, गेन तब करता ना, गेन कब करेगा, जब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। बट इनके तो ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है, तो ना ये कंबाइन करेंगे और ना ही ये लूज़ करेंगे। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, कमेंट में बता दो मुझे अगर आपका जितना मैंने पढ़ाया वो सब क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए, जो हो गया आगे बढ़ते हैं। देखो, ये याद करना है हमें। फर्स्ट टोटल कितने से पीरियड्स मैंने बताया था ना कि टोटल 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप में एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। जो 7 हॉरिजॉन्टल में डिवाइड किया गया है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 पीरियड होते हैं। नोबल गैसेस हमें पढ़नी है। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54, रोडॉन 86, 118। देखो यहाँ 2 हीलियम रखा गया है। अब याद रखो, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 1 to 2। सेकेंड पीरियड में नोबल गैसेस तुम्हें पता है कि लास्ट, तो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 3 to 10। थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से बिलोंग करेगा, 11 to 18। फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से बिलोंग करेगा, 19 to 36। फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट आएंगे उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 37 to 54। सिक्स्थ सिक्स पीरियड में जो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 55 to 86 तक। और सेवेंथ पीरियड में जो एटॉमिक नंबर आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 87 to 118। क्लियर हो गया? फिर से फर्स्ट पीरियड में 1 to 2 एलिमेंट, फिंगर्स पे याद रखना है, 1 to 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में 3 to 10। थर्ड ग्रुप में 11 to 18। फोर्थ ग्रुप में 19 to 36। फिफ्थ ग्रुप में 37 to 54। सिक्स्थ ग्रुप में 55 to 86। सेवेंथ पीरियड में कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी बताओ, 87 to 118। फिंगर से याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट होते हैं एंड सेवेंथ पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। याद है आगे हम जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते थे तो ऐसे फिल करते थे 2, 8, 8, 18, 18, 32 फिल करते थे ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर जी। क्वेश्चन आता है कि जो सेवेंथ पीरियड होता है, सेवेंथ पीरियड में सिर्फ 32 एलिमेंट्स ही क्यों रखे गए हैं, आता है ना क्वेश्चन, तो क्यों रखे गए हैं सेवेंथ पीरियड में, या फिर सेवेंथ पीरियड तो इनकम्प्लीट होता है, सिक्स पीरियड जो होता है, सिक्स पीरियड में सिर्फ 32 एलिमेंट्स ही क्यों रखे गए हैं, बिकॉज 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, 6p में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे, 32। इसलिए 6 जो पीरियड होता है उसमें 32 एलिमेंट्स इसलिए होते हैं बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। चलो, हमारा ये पूरा ओवरव्यू क्लियर हो गया। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक और बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमने पढ़ा था कि पूरी पीरियोडिक टेबल को, कंक्लूजन क्या निकला इस लेक्चर का, पूरी पीरियोडिक टेबल को 3 आर्टिकल में डिवाइड किया गया है, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड एंड आर्टिकल थर्ड।
जो मोस्ट प्रोबेबल, पीरियोडिक टेबल को अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल या फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल थी वो थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रैंग एंड वर्नर। ये इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? रुक जाओ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी। एंड ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? रैंग एंड वर्नर ने। टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। हमने बता दिया था कि 1 to 2 एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक आते हैं। थर्ड ग्रुप के 6th and 7th में एफ ब्लॉक को रखा गया। एफ ब्लॉक में 6 पीरियड्स में लैंथेनॉइड 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम एंड एक्टिनॉइड्स 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। फिर हमने डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप ही के होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप ही के होते हैं, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही के होते हैं। उसका हमने बता दिया था कि क्यों होते हैं एस ब्लॉक में, बिकॉज एस में ऑर्बिटल, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 ब्लॉक होते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप को ही रखा गया। 13th ग्रुप जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप को ही क्यों रखा गया है? पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए पी ब्लॉक को सिर्फ 6 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। फिर क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मेटेलाइट्स को कहाँ डिसइंटीग्रेट किया गया है। तो जो एस ब्लॉक में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटेलाइट्स एंड नॉन मेटल्स तीनों रखा गया है। जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो मेटेलिक नेचर कम होता है, तो क्या बढ़ेगा? नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। जब हम ग्रुप में आते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे तक आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, लेकिन IPEA तीनों चीज़ कम होती हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे, जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, IPEA तीनों बढ़ती हैं। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। जब हम पीरियड में आते हैं एटॉमिक साइज कम क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होती है, वहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है? कम होता है। उसके बाद हमने बताया था कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन रखे गए तो कितने ग्रुप होंगे, ये वाला हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा है जनरल कॉन्सेप्ट, ये याद रखना ज़रूर, एक और बार फिर से याद रख लो। टोटल 7th पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 1 to 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 3 to 10 एलिमेंट, थर्ड पीरियड्स में 11 to 18, ठीक है, फोर्थ में 19 to 36, फिफ्थ पीरियड में 37 to 54, सिक्स्थ पीरियड में 55 to 86 एंड सेवन्थ पीरियड में 87 to 118 तक एलिमेंट रखे गए हैं। फिर हमने बताया था कि एलिमेंट को रखते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड इनकम्प्लीट। फिर हमने बताया था कि जो 6 पीरियड होता है, 6 पीरियड में सिर्फ 32 एलिमेंट क्यों रखे गए, 33 क्यों नहीं रखे गए? तो बताया था 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 कम्प्लीटली फिल होते हैं, इसलिए इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए 6 पीरियड में 32 को एलिमेंट्स ही रखे गए। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उसका जनरल कॉन्सेप्ट बेटा ये होता है, याद रखना। नोबल गैसेज आती है NS, N-2F, N-1D एंड NP। आज के लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। अगर मज़ा आया है मेरे लेक्चर्स को देखकर, ये अभी स्टार्टिंग है, पहला लेक्चर था, एक सिंगल पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट मैं क्लियर करूँगी, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट मैं क्लियर करूँगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप चैप्टर ख़त्म होने दो, चैप्टर नहीं टॉपिक ख़त्म होने दो, ठीक है, टॉपिक ख़त्म होने दो। उसके बाद आप जब टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो आपके खुद ही क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और आपके क्वेश्चंस बनने लगे तो मुझे कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करके जाना, ठीक है। तो अपने लेक्चर्स को यहीं रखते हैं, आप मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिएगा, आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। 2 ही हमें जो चैप्टर हैं, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इनको आराम से पढ़ना है ताकि आगे चल के ना हम चैप्टर्स को चुटकियों में याद कर पाएँ। पूरे पे जितने ब्लॉक्स जो हम पढ़ते हैं ना आगे जाकर, वो हम इसी में ही कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं।
वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में करो कि दीदी मज़ा आ गया लेक्चर पढ़कर, ठीक है। तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, डॉक्टर को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके साथ आप शेयर करो इस लेक्चर को, ठीक है। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।